ओके दोस्तों, अब हम एलिमिनेशन पे देखने वाले हैं फ्री रेडिकल एलिमिनेशन। तो फ्री रेडिकल एलिमिनेशन में यह है जहां पर एलिमिनेशन के दौरान इंटरमीडिएट जो बनता है दैट इज द फ्री रेडिकल। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है इसके, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाला कर लेते हैं, दैट इज द कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लो और फिर वो वाले एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा डिप कर दो। दिस आर ऑल द ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, यानी दे आर इनर्ट एंड दे विल नॉट टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। यहां पर एक बैटरी है, मैंने स्विच को क्लोज किया तो ऑब्वियसली यहां पे हमारा प्लस बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एनोड और ये वाला बन जाएगा माइनस, सो दिस इज द कैथोड। रिएक्शन में बनता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे बनता है Rr प्लस 2 टाइम्स CO2 प्लस H2। अच्छा, रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास मार्केट में कैटायन क्या क्या प्रेजेंट है, Na प्लस और H प्लस, और एनायन क्या क्या प्रेजेंट है, RCO माइनस एंड OH माइनस। नाउ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, H प्लस गो टू द कैथोड एंड RCO माइनस गोज टू एनोड। तो इन कैथोड व्हाट वी गेट इज 2 टाइम्स H plus 2 times electron will give me H2 gas. अच्छा, एनोड में रिएक्शन में क्या होता है, एनोड में रिएक्शन में क्या होता है, एनोड में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जाएगा RCO माइनस, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए कन्वर्ट होगा RCO डॉट में, एंड दैट RCO डॉट विल अंडरगो इंस्टेंट डिकार्बोक्सिलेशन। ये वाला बॉन्ड को डॉट डॉट में तोड़ लो, ये डॉट और O का डॉट आपस में कंबाइन करके CO2 बनाएगा एंड विद द प्रोडक्शन ऑफ R डॉट। ये जो दो R डॉट है ये दोनों आपस में कंबाइन करता है, R डॉट प्लस R डॉट गिव्स मी RR। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। इंटरमीडिएट हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा है और उस कारण पे हमारा RR बन जा रहा है। अच्छा, इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, if salt used is HCOONA, then H2 is released in both cathode and anode. राइट। अच्छा, कॉल बेस इलेक्ट्रॉलिसिस का मेन काम क्या है, कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस is an important way of preparation of symmetric
इवन नंबर्ड कार्बन एल्केन्स, यानी वो सारे एल्केन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वे है जो एल्केन सिमेट्रिक हो और उस पे इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं क्या CH3 COONA एक्वस, और उसका हम कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कैथोड में तो हमारा H2 बन जाएगा, ठीक है। एनोड में क्या होगा, सबसे पहले बनेगा CH3CO डॉट, जो CO2 रिलीज करके बन जाएगा CH3 डॉट, एंड 2 टाइम्स CH3 dot gives me ethane, that is C2H6. Okay. अच्छा, methane and other odd numbered carbon alkanes cannot be prepared in this method. CH4 and other odd numbered carbon alkanes cannot be prepared in this method. यानी क्या है यहां पर एग्जाम्पल, to prepare propane, अगर हमें प्रोपेन प्रिपेयर करना है तो प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो ऑब्वियसली 3 और 3 को हम लोग 2+1 के फॉर्म में सोच सकते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, we need to take CH3COONA and C2H5COONA, और इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास 2 रेडिकल्स आएगा। क्या क्या है वो रेडिकल्स, एक तो हमारे पास CH3 डॉट आएगा और साथ में आ जाएगा C2H5 डॉट। ये दोनों के दोनों रेडिकल्स जो है वो हमारे पास बनेंगे और ये हमारे पास रैंडमली आपस में कंबाइन होगा, तो हमारे पास जो बन जाएगा दैट विल बी मिक्सचर ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये तीनों के तीनों मिक्सचर जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो सवाल यहां पर ये है, जो कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। इनको अलग से सेपरेट करना जो है वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो इस कारण पे हम और नंबर्ड जो हमारे कार्बन वाले एल्केन्स है उनके लिए ये वाला मेथड जो है
किसी भी हालत पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, हम एक चीज देखेंगे। इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, कॉल्मेज इलेक्ट्रोलिसिस में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अलग अलग बाई प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन सकता है। तो सबसे पहला जो है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ RCOONA is high, if concentration of RCOONA is high, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, ध्यान दो, रेट ऑफ RCOO डॉट प्रोडक्शन जो हमारा जिस रेट से RCO डॉट का प्रोडक्शन होगा इज ऑल्सो हाई। ठीक है, ओके। सो डीकार्बोक्सिलेशन will occur at a slower rate। जिस रेट से RCO डॉट पैदा होगा, डीकार्बोक्सिलेशन उस रेट से हो नहीं पाएगा। नाउ ट्राई टू रियलाइज व्हाट विल हैपन। चलो, एक मॉलिक्यूल कोई डीकार्बोक्सिलेट किया, CO2 निकला और R डॉट बना, बट R डॉट जो रेट से पैदा हो रहा है उससे बहुत तेजी से ये वाला हमारा पैदा हो रहा है। देन व्हाट विल हैपन इज RCOO डॉट plus R dot will give me RCOOR। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कंसंट्रेशन हाई दिया हुआ है तो इन दैट केस ester here becomes the मेजर प्रोडक्ट। एस्टर जो है वो हमारा यहां पर मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, दूसरा केस, इफ अप्लाइड V is high, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं अप्लाई कर रहा हूं वो अगर हमारा काफी ज्यादा हाई हो। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर CH3CH2 COONA एक्वस। ठीक है, और इसका मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं एट अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा यहां पर, तो यहां पर स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 COO डॉट जो हमारा डीकार्बोक्सिलेट करके
ये वाले रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, ड्यू टू हाई अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी ऑफ CH3CH2 dot produced is also high। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये भी हमारा काफी ज्यादा हाई है। सो क्या होगा? rather than coupling what happens is, ये एक रेडिकल है, ये आमने सामने टकरा के कपल हो, हाई एनर्जी के कारण और एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, जो CH3 का हाइड्रोजन है वो ये वाला रेडिकल स्नैच करता है और ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है और हमारे पास बन जाता है CH3CH3। तो हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन हैज टेकन प्लेस। जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है वो हमारा यहां पर हुआ है। एक जो है वो हाइड्रोजन गेन किया है, एक हमारा हाइड्रोजन लूज किया है। तो अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हम करेंगे तो हमें डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट भी मिलेगा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट सॉल्ट हम हाई रखेंगे तो इन दैट केस मेजर प्रोडक्ट हमें एल्केन नहीं मिलके एस्टर मिलना चालू हो जाएगा। So these are the basic concepts regarding the Kolbe's electrolysis। अब हम कुछ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो भी यहां पर देख लेते हैं एक बार। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंट्रामोलिकुलर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का क्या एग्जांपल है? चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास है सक्सिनिक एसिड, और इसका हम लोग सोडियम सॉल्ट ले लें, Na+, CO- Na+, और यहां पर हम बनाते हैं, मान लो यहां पर हम कर देते हैं कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले बनेगा CH2 COO डॉट CH2 CO डॉट, और यहां पर 2 CO2 हमारा रिलीज हो जाता है और रिलीज होके बनाता है C पे डॉट C पे डॉट, और यहां पे हमारा क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सक्सिनिक एसिड का अगर हम ये करेंगे तो इन दैट केस हमारे पास ये बन जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट ग्लूटारिक एसिड एग्जांपल? CH2 CO-, उसका सोडियम सॉल्ट ले लिया और अब हम कर दे रहे हैं कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 CO डॉट CO डॉट,
-2 times CO2 gives me CH2 dot. अच्छा, यहां पर दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक इंट्रामोलिकुलरली ये जुड़ जाए या इंटरमोलिकुलरली ये जुड़ जाए। अगर ये इंट्रामोलिकुलरली जुड़े तो हमारे पास बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। और अगर इंटरमोलिकुलरली जुड़े तो इन दैट केस हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, देख के लग सकता है सर ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 3 मेंबर्ड रिंग लेस स्टेबल है, 6 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल है। इन स्पाइट ऑफ दैट एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं मिलता है, ये दोनों जैसे ही पैदा होता है ये तुरंत आपस में जुड़ता है, तो दिस वन बिकम्स मेजर एंड अमेजिंगली दिस वन इज अ माइनर। भले ही 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल हो, लेकिन 3 मेंबर्ड रिंग यहां पर मेजर होता है। तो एक बात ध्यान देना, इन Kolbe's electrolysis tendency of intramolecular reaction is much higher. Tendency of the intramolecular reaction is much higher than intermolecular reaction. अच्छा, दूसरा क्या है? मान लो हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, और यहां पर सोडियम सॉल्ट बना लिया, और अब मैं करता हूं कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आफ्टर द रिलीज ऑफ 2CO2, तो यहां पर इस पर ये रेडिकल, इस पर ये रेडिकल, ये दोनों हमारा आपस में कंबाइन होगा, और बन जाएगा एसिटिलीन, ठीक है। ओके, अब थोड़े से टिपिकल रिएक्शंस देखते हैं। सपोज हमारे पास है थैलिक एसिड, उसका हम लोग सोडियम सॉल्ट ले ले, और अब हम लोग कर दे इस पर कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो 2 CO2 रिलीज करते हुए, 2 CO2 रिलीज करते हुए ये क्या बनाएगा? बेंजीन पे डॉट डॉट बनाएगा, एंड ये दोनों डॉट कंबाइन होके सबसे पहले बनाएगा बेंजाइन। सबसे पहले बनाएगा बेंजाइन, एंड नाउ ये दोनों बेंजाइन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाइन जैसे हम लोगों ने पहले बात किए थे, the benzynes recombine to give me the dimerized product. ये हमें डायमराइज्ड प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, ऑक्जेलिक एसिड
oxalic acid do not give Kolbe's electrolysis reaction. ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमें कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं देता है. अच्छा, नाउ अगर हम लोग मेलोनिक एसिड जो है वो हम लोग यहां पे देखते हैं, CH2 COOH, चलो H तो हटा दो, इसका सोडियम सॉल्ट ले लो. और इस पर कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस करो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको प्रेडिक्ट करने का एक बार ट्राई करते हैं. ना सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा, राइट. सबसे पहले हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा. इस पॉइंट के बाद थोड़ा काट देना. ओके, सो यहां पर जैसे मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा CH2 COO डॉट COO डॉट. ना दो CO2 यहां पर एक साथ रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है. एंड व्हाट विल हैपन इज, सबसे पहले इसमें से एक ही CO2 रिलीज होगा और हमारे पास बनेगा CH2 डॉट COO डॉट. सबसे पहले हमारे पास ये बनता है. नाउ 2 times CH2 डॉट COO डॉट कंबाइन होके बनाता है CH2 और यहां पर दोनों CO2 डॉट. एंड नाउ यहां पर फर्दर डिकार्बोक्सिलेशन होता है. -2 times CO2 और यहां पर C पे डॉट डॉट और यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. तो ये तीन थोड़ा सा ऐसे टीडियस सा होता है, वो हमें यहां पर याद रखना होगा. ऑक्सैलिक देता ही नहीं है. जो थैलिक एसिड है वो थैलिक एसिड हमारा डाइमराइज करता है, और जो हमारा मेलोनिक एसिड है तो मेलोनिक एसिड जो है वो इस तरीके से 2 स्टेप में डिकार्बोक्सिलेट होता है और फाइनली हमें इथीन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है. तो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जितने भी चर्चाएं थे वो सारे के सारे हम लोग यहां पर समाप्त कर चुके हैं. अब हम लोग और एक इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल एलिमिनेशन देखेंगे एंड दैट इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन. लेट्स सी. ओके, तो वुड्स रिएक्शन देखते हैं. 2 times RCl, उसके बाद उस पर डालता हूं सोडियम ड्राइथर तो बनता है RR प्लस 2 times NaCl. अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, वुड्स का 2 मैकेनिज्म है और उन दोनों मैकेनिज्म को हम लोग को यहां पर अब देखने की जरूरत है. क्या है? सबसे पहला जो है दैट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ओके,
उस पर क्या होता है, सोडियम in a presence of a dry ether gives Na plus free electron। ठीक है, ये जो Na है, ड्राई ईथर का मेन काम ही ये है, दिस इज सॉल्वेटेड बाय ड्राई ईथर। This is solvated by dry ether and ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है RCl बॉन्ड पर ये इलेक्ट्रॉन आके अटैक करेगा और बनाएगा R डॉट प्लस Cl माइनस एंड R डॉट साथ में R डॉट रिकम्बाइन करेगा तो बन जाएगा हमारे पास RR। तो हैलोजन जो है, Cl जो है, वो हमारा यहां पर एलिमिनेट हुआ है और ये दोनों हमारा आपस में कपल हुआ है। तो ऑब्वियसली एलिमिनेशन रिएक्शन तो है, जो दो RCl का मॉलिक्यूल है उसमें से Cl2 जो है वो बाहर निकल जा रहा है। सो इट्स एन एलिमिनेशन रिएक्शन और हमारे पास इस तरीके से अल्केन जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज द कार्बन आयन मैकेनिज्म। ओके, सो कार्बन आयन मैकेनिज्म में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, RCl फ्री इलेक्ट्रॉन जाके यहां पर टकराया, बनता है R डॉट प्लस Cl माइनस और इसी R डॉट पे और एक इलेक्ट्रॉन आके टकराया तो हमारे पास बन जाता है R माइनस। एंड नाउ R माइनस RCl पे करेगा अटैक, so this is an SN2 अटैक और यहां पर हमारा बन जाता है, बाहर निकल जाता है Cl, तो यहां पे हमारे पास बन जाता है RR। तो सवाल है ये दोनों मैकेनिज्म में कौन सा वाला मैकेनिज्म सही है? जवाब है both the mechanisms are equally true. Both the mechanisms are equally true. ठीक है, and both occur साइमल्टेनियसली। ये दोनों के दोनों जो है वो हमारा हमेशा साइमल्टेनियसली प्रोसीड करता है। ठीक है, इसमें ये नहीं बोल सकता हूं एक ज्यादा हो रहा है एक कम हो रहा है, दोनों के दोनों हमारा इक्वल अमाउंट पर ही चल रहा होता है। कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा वो डिपेंड करता है आर के ऊपर। नॉर्मली अगर कार्बन आयन वाला ज्यादा स्टेबल है तो कार्बन आयन वाला पाथ थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करता है, और अगर रेडिकल वाला ज्यादा स्टेबल है तो रेडिकल वाला पाथ जो है वो हमारा डोमिनेट करता है। तो जस्ट लाइक ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, Wurtz reaction is also used for किसके लिए? Preparation of symmetric even numbered carbon alkanes।
सिमेट्रिक भी होना चाहिए और इवन नंबर्ड कार्बन जो है वो भी हमारा होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल है CH3, CH3, चलो H हटा दो, सॉरी, CH2Cl। इस पर अगर मैं डाल देता हूं सोडियम और साथ में ड्राई ईथर, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा CH3C, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH3। सो वुड्स रिएक्शन को हम लोग सिमेट्रिक इवन नंबर्ड कार्बन एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम बना सकते हैं। अच्छा, अगेन क्रॉस वुड्स is not done. Cross woods is not done as we get mixture of products. हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर बन जाते हैं, इसीलिए हम क्रॉस वुड्स जो है वो हम नहीं करते हैं। यानी क्या है केस इन पॉइंट, अगर मान लो CH3Cl प्लस EtCl, इस पर मैं डाल देता हूं सोडियम और साथ में ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट क्या बनाना है, CH3CH3 प्लस CH3ET प्लस EtEt। अगेन हमें इथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिक्सचर मिल जाएगा। एंड नाउ दिस कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। ये जो है इनको हम आसानी से सेपरेट आउट जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस वुड्स इज नॉट डन एज वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। चलो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लो। EtCl प्लस PrCl, मतलब ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये सारे के सारे नॉर्मल वाले हैं, यानी स्ट्रेट चेन वाले। ठीक है, N प्रोपाइल क्लोराइड और N ब्यूटाइल क्लोराइड है। इन तीनों का मिक्सचर पे मैंने डाल दिया सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। कैलकुलेट number of products, calculate number of products। so कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो डायरेक्ट वाले EtEt 4 कार्बन वाला प्लस Pr 6 कार्बन वाला प्लस Bu 8 कार्बन वाला। अब उसके बाद EtPr 5 कार्बन वाला प्लस PrBu 7 कार्बन वाला प्लस EtBu। तो यहां पे एक बार कॉशियस हो जाना, ध्यान देना, ये हमारा
पीआर के साथ एग्जैक्टली सेम है तो ये मत गिनो भाई। यहां पर भी ETBU जो है वो भी 6 कार्बन है, पीआर जो है वो भी हमारे पास 6 कार्बन है। दोनों प्रोडक्ट एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो इसको गिन चुके हो तो इसको मत गिनो। तो देयर विल बी टोटल 5 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा ओके। In a Wurth reaction also, tendency of intramolecular reaction is a very high। यानी अगर हमारे पास है CH2 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 ClCl और साथ में हम डाल देते हैं सोडियम और ड्राई ईथर, तो हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर भी दिस वन इज बी मेजर एंड दिस वन विल बी माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा इवन कितना भी स्ट्रेन हो जाए फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहां पे Br है, यहां पर अगर Cl है, ठीक है, इस पर मैंने डाल दिया हूं सोडियम ड्राई ईथर, तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इंट्रामोलिकुलर अगर हो सकता है तो इंट्रामोलिकुलर यहां पर होकर ही मानेगा। That has to be given the first priority in the Wurth reaction. Okay. अच्छा, aromatic Wurth reaction is called Fittig reaction। अगर एरोमेटिक स्पीसीज में ये रिएक्शन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। मतलब अगर मान लो क्लोरोबेंजीन है और इस पर मैं डाल देता हूं सोडियम ड्राई ईथर, तो अच्छा फिटिग का मैकेनिज्म क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फिटिग इज अ मच टफर रिएक्शन एज कंपेयर टू वुर्थ। फिटिंग में एक्चुअल में थोड़ा हीटिंग की भी जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना, फिटिंग रिएक्शन always proceed via Fittig reaction always proceed via free radical mechanism। Fittig reaction हमेशा ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है उसी के थ्रू हमारा प्रोसीड करता है। ठीक है, मतलब मैकेनिज्म जो है वो यहां पर यही है। RCl ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फिनाइलिक रेडिकल बनाने का एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है,
तो कार्बोनाइल बन ही नहीं सकता है क्योंकि क्लोरोबेंजीन में SN2 तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन होता है वो हमारा रेडिकल के थ्रू ही होता है। डॉट एंड देन ये दोनों हमारा कंबाइन करता है और कंबाइन करके ये बना देता है। अच्छा ना, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है, तो वहां पर जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या है, एक एलिफेटिक होगा और एक एरोमेटिक होगा। सो प्लस CH3Cl और इस पर हम डाल देते हैं सोडियम ड्राई ईथर। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बन जाता है वो बनता है क्या, टॉलुइन। तुम बोलोगे सर क्या यहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, आप तो क्रॉस वुड्स करने के लिए मना किए थे और अब खुद अब क्रॉस कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, इसमें CH3 प्लस डाइबेंजीन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, इज ऑल्सो फॉर्म्ड। And this can easily be separated due to high difference. They can easily be separated due to the high difference in molecular weight, hence boiling point. अगर हम इसको देखें तो यहां पर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही अगर हम देखें तो दिस इज गैस इथेन, टॉलुइन इज अ लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, गैस वाला प्रोडक्ट तो हमारा बाहर निकल जाएगा, उसके बाद फिल्टर पेपर के थ्रू पास करवा दो, ये सॉलिड जो है वो फिल्टर पेपर में अटक जाएगा और लिक्विड जो है वो फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा। हमें कुछ एफर्ट डालने की भी जरूरत नहीं है, बाय सिंपल फिजिकल मेथड हम तीनों के तीनों प्रोडक्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ड्यू टू द हाई डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम लोग आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए वुड्स-फिटिग हम करवाते हैं, लेकिन क्रॉस वुड्स रिएक्शन जो है वो नहीं करवाते हैं। इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकली सेम जैसा है, तो इनको सेपरेट आउट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो विद दिस फ्री रेडिकल एलिमिनेशन मोटे मोटे तौर पे हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड बेसिकली इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बीन। तो कार्बीन का पूरा ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शंस आते हैं वो सारे रिएक्शन हम लोग एक ही बार में खत्म करने वाले हैं। सो लेट्स डू द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमिनेशन एंड दैट इज अल्फा एलिमिनेशन। लेट्स सी।